चैप्टर नंबर 117। वो एनपीसी अपनी आखिरी सांसें भरते भरते कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारो। इसके इतना कहते ही अगले ही पल क्वांगफेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि एक एपिक लेवल का एनपीसी द थीफ सेंट स्काउट ने खुद से ही सरेंडर कर दिया है। क्या तुम उसे अपनी गिल्ड शैडो के लिए एक सबऑर्डिनेट एनपीसी के तौर पर रिक्रूट करना चाहोगे? ये देख के क्वांगफेंग इस एनपीसी की तरफ देखता है जो बस आई सरेंडर करते हुए चिल्लाता जा रहा था। ये देख के क्वांगफेंग गहरी आवाज में बिना किसी इमोशंस के कहता है कि ठीक है, मैं इसे शैडो गिल्ड के सबऑर्डिनेट एनपीसी के रूप में रिक्रूट करता हूँ। अगले ही पल सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आती है। विलियम स्काउट अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, उसकी इंजरीज भी हील हो चुकी थी, उसके कपड़े भी बदल चुके हैं जिनके बीच में एमसी की गिल्ड शैडो का लोगो भी बना हुआ है। मुझे तो पहले लगा था कि ये एनपीसी कोई टकला बुड्ढा होगा, पर ये तो एक बच्चा निकला। एक नोटिफिकेशन आती है कि द थीफ सेंट विलियम स्काउट अब गिल्ड शैडो के कंट्रोल में आ चुका है। फिर ये बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। पीछे से वो नंगा टकलू भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि बॉस क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जिस पे क्वांगफेंग से बताता है कि कुछ खास नहीं, मैंने बस इस थीफ को अपनी गिल्ड में रिक्रूट कर लिया। ये देख के टकलू काफी ज्यादा सुख हो जाता है और एकदम से चिल्ला उठता है, क्या तुमने इसे रिक्रूट कर लिया? अगले पर सब के सब लोग आके विलियम स्काउट के ऊपर ही चिल्ला चोट करने लगते हैं। सब अपनी भड़ास निकालते हुए चिल्लाते हैं, क्या ये वही है? तो भूत वाली अफवाहों के पीछे यही कल्प्रेट था? हाँ, ये तो कितना बदसूरत लग रहा है। टकलू कहता है, मास्टर थीफ, हाँ, अरे ये तो बस एक जेब कतरा है। पीछे से लड़कियां चिल्लाती हैं, हे हमारी चीजें वापस कर, क्या हम इसे पीट सकते हैं? इतनी चिल्ला चोट देख के क्वांगफेंग कहता है, अरे बकवास करना बंद करो, अब ये एक फ्रेंडली एनपीसी है, तुम अपनी लाइफ स्पैम का इस्तेमाल करके इससे चीजें खरीद सकते हो। ये सुन के लुजुफंग कहता है, ओ तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो पूरी इरिटेशन भरी आवाज में इसकी तरफ देखता है और वो चिल्लाते चिल्लाते इससे कहता है कि ओए छोटे छोट, जरा दिखा तो मुझे तू क्या बेच रहा है। इसकी वजह से वो बच्चा एकदम से अपने कोट को जकड़ लेता है। फिर वो कहता है, यू जेंटलमैन। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए अपनी कोट के एक साइड खोल के दिखा देता है जहाँ पर काफी सारे ग्लोइंग ट्रेजर्स रखे थे। नोटिफिकेशंस में इनकी इंफॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। पहला एक टेलिस्मैन है, स्टीलिंग स्केयर टेलिस्मैन। इस टेलिस्मैन से 3 मीटर की रेडियस के अंदर किसी भी टारगेट प्लेयर के ऊपर इसका इस्तेमाल करके तुम उसकी इन्वेंट्री के अंदर से रैंडमली 1 आइटम चुरा सकते हो। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये आइटम कंज्यूम हो जाएगा, पर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन है कि इस टेलिस्मैन को सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारे टारगेट की नजर तुम पर ना हो। दूसरी लिमिटेशन है, सोल बाउंड आइटम्स को चोरी नहीं किया जा सकता। सोल बाउंड आइटम तुम्हें पता ही होगा, जैसे एमसी की प्राइमोर्डियल आइस और उसकी वो स्वॉर्ड। इन चीजों में एक स्पेशल आइटम भी है, स्किल बुक, मास्टर थीफ की स्किल बुक। इसका प्राइस है 500 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ये स्किल टारगेट के रैंडम 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट में से परमानेंटली 2 पॉइंट्स चुरा लेती है। एक टारगेट से सिर्फ एक ही बार चोरी की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा इस स्किल से सिर्फ 100 पॉइंट्स ही चुराए जा सकते हैं। ये चमकदार खजाने देख के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। टकलू चिल्लाता है, रुको, ये तो मेरी अंडरवेयर है और हार्ट ऑफ बेसु भी, और वो मेरे ब्रास हैं। ये देख के लुजुफंग की भी आंखें चमक उठती हैं और वो सीधा इनको खरीदने की कोशिश करता है, पर उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो वो कहता है, हाँ मैं ये खरीद क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो तो मेरी अंडरवेयर है। नहीं, तुम्हें तो वो हमें वापस कर देना चाहिए। ये सुनकर थीफ सेंट कहता है कि ये आइटम सिर्फ डिस्प्ले के लिए ही है, इन्हें बेचने के लिए नहीं रखा है। पर ये सुनकर तो यहाँ सबका ही गुस्सा फट पड़ता है। सब चिल्लाने लगते हैं, हे मैं तुझे जान से मार दूंगा, हमारी चीजें वापस कर। फिर वो टकला एक स्मग स्माइल देते हुए कहता है कि वो जो 2 आइटम्स बिक रहे हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्टीलिंग सेंट टेलिस्मैन अभी ज्यादा यूजफुल नहीं लगता, लेकिन लेट गेम के अंदर जब सबके पास हाई लेवल के आइटम्स होंगे तब एक बार की सक्सेसफुल चोरी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट करा सकती है। लुजुफंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि और एक यहाँ मास्टर थीफ स्किल भी है, ये लर्न करने के बाद इससे तुम एक्स्ट्रा 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स पा सकते हो। भले ही इसके लिए 500 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम चाहिए हो, फिर भी ये पूरी तरह से वर्थ इट है। फिर लुजुफंग कुछ सोचते हुए बताता है कि अरे हाँ, अब समझ आया, पहले वो लोग इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रहे थे। लगता है कि इस एनपीसी ने उन लोगों की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चुरा ली थी, जिस वजह से वो थोड़े समय के लिए मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। चलो छोड़ो, पहले मैं ये मास्टर थीफ स्किल लर्न कर लेता हूँ। पर टकलू थोड़ा इरिटेट होते हुए चिल्लाता है, पहले इसने हमारा सामान चुरा लिया और अब हमें खुद ही पैसा देके इन्हें खरीदना पड़ेगा, मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। अगले पल क्वांगफेंग के पास नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। टर्टल लुक एट दी स्वॉर्ड ने मास्टर थीफ स्किल लर्न करने के लिए 500 इयर्स की लाइफ स्पैम खर्च की है। लुजुफंग ने भी मास्टर थीफ स्किल लर्न करने के लिए अपनी 500 इयर्स की लाइफ स्पैम खर्च की है। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि आपका एनपीसी सबऑर्डिनेट थीफ सेंट विलियम स्काउट ने स्किल अपग्रेड सर्विस के जरिए 1000 इयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम
एम जमा कर ली है। 50% टैक्स रेट के हिसाब से आपको 500 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम प्राप्त हुई है, जो गिल्ड के लाइफ स्पैम पूल में जमा कर दी गई है। ये देख के क्वांगफेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो मनी मन सोचता है कि हमारी ये गिल्ड थीफ सेंट के द्वारा कमाई गई लाइफ स्पैम का 50% ले लेती है, तो लगता है कि हम थीफ सेंट को अलग अलग रूइंस में घूमने के लिए भेज सकते हैं ताकि वो और ज्यादा लाइफ स्पैम कमा सके। और ये मास्टर थीफ स्किल वाकई काफी जबरदस्त है। इसके लिए 500 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम लगती है, लेकिन इसका आधा तो मुझे वापस मिल जाएगा, मतलब मुझे सिर्फ 250 साल की ही ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खर्च करनी पड़ेगी। तो चलो इसे डायरेक्टली लर्न करके इवॉल्व कर देते हैं। तो क्वांगफेंग आप सीधा 1+2+3+5+8+13+21+34 इवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम करता है, कुल मिला के 88 इवोल्यूशन पॉइंट्स। अब क्वांगफेंग की मास्टर थीफ स्किल मिथिकल टियर तक पहुंच चुकी है। एक सिंगल टारगेट पे यूज करके उसके रैंडम 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट में से परमानेंटली 5 पॉइंट्स चुरा सकते हैं। एक ही टारगेट से ये चोरी सिर्फ एक बार की जा सकती है। इसे लर्न करने के लिए लेवल 10 की रिक्वायरमेंट है, पर इस स्किल में कूलडाउन पूरे 6 घंटे का है, जो एमसी के लिए सिर्फ 1 घंटा 28 मिनट का ही है। और इस स्किल से ज्यादा 3000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। मिथिकल लेवल पे पहुंचने के बाद इसके अंदर नए इफेक्ट्स ऐड हुए हैं। पहला है एक पैसिव इफेक्ट जो करंट एट्रीब्यूट्स को 20% से इंक्रीज कर देता है, और दूसरा है अब ये स्किल किसी भी टारगेट पर इस्तेमाल की जा सकती है। ये मिथिकल लेवल का पैसिव इफेक्ट देख के एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है ये एट्रीब्यूट्स को परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाता है और गेम आगे बढ़ने के साथ साथ ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। ये इफेक्ट काफी अच्छा है। क्वांगफेंग अभी ये सब देख ही रहा था, तभी साइड में से उसका वो एनपीसी कहता है मास्टर मास्टर। वो इस समय काफी कंफ्यूज्ड और इमोशनल लग रहा था और वो काफी धीमी आवाज में कहता है कि मैं ये सेंस कर सकता हूँ आपसे निकलता हुआ ये ऑरा। आपके पास हमारी स्टार पायरेट क्लैन की मिथिकल लेजेंड वाली स्किल है, ये आखिर आपने किया कैसे? फिर अचानक सीधा वो अपने सर पटकते हुए एमसी के आगे घुटनों पे बैठ जाता है और चिल्लाता है कि माय लॉर्ड, मैं विलियम स्काउट जिंदगी भर आपका वफादार रहूंगा। मैं आपके लिए आग और पानी सब पार कर जाऊंगा। मैं बस आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि फ्यूचर में ये स्किल प्लीज आप मुझे भी सिखा दीजिएगा। ये देख के क्वांगफेंग बिल्कुल सीरियस टोन में कहता है कि खड़े हो जाओ, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं ये तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। ये सुन के थीफ सेंट काफी एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है हाँ बिल्कुल, मैं फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म करूंगा और आपको अपनी वैल्यू दिखाऊंगा। इसने इतना बोला ही था तभी चारों तरफ से वाइब्रेशंस गूंजने लगती हैं, सीलिंग में काफी ज्यादा दरारें सी पड़ने लगती हैं। लुसुफंग और टकलू ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बूम, पीछे से एक जोरदार धमाका सा होता है और एक बहुत ही भारी सी चीज सीधा जमीन पे आके गिरती है। ये कोई एक अजीब सा ऑक्टोपस लग रहा है जिसके ऊपर काफी सारी चेन्स लटकी हुई हैं। ये देख के क्वांगफेंग भी इन लोगों की तरफ मुड़ता है। यहाँ ये नंगे लोग अभी इस धुंध के अंदर काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाते हैं, वो ये क्या हो रहा है? एक बॉस आ गया क्या यहाँ पर? हमें दिखाते हैं ये एक जायंट आई बॉल सा मॉन्स्टर है जिसके ऊपर काफी सारे टेंटिकल्स से लटक रहे हैं और इसके अंदर से पता नहीं कहां से आवाज आती है, तुम घटिया अर्थलिंग्स, विलियम को तुरंत छोड़ दो। विलियम, मैं तुम्हें कवर देता हूँ, अभी भागो। पर अचानक से इस आई की वॉइस डिस्टॉर्ट होने लगती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा खून का धमाका सा होने लगता है। ये देख के विलियम इसकी चिंता करने लगता है और चिल्लाता है नहीं वेट बिग आइस ये लोग। पर जिससे पहले विलियम इसको कुछ एक्सप्लेन कर पाता है, ये जायंट आई तुरंत अपनी स्किल का इस्तेमाल कर देती है, पेट्रिफिकेशन आई। इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ये लाइट का अटैक स्पेसिफिकली शैडो और उसके आसपास खड़े लोगों के ऊपर एम था। ये टकलू और लुसुफंग डरते डरते तुरंत ही पत्थर की मूर्ति में बदलने लगते हैं, उन्हें तो रेसिस्ट करने का कोई मौका भी नहीं मिलता। इस अटैक से डिफेंड करने के लिए क्वांगफेंग ने तुरंत ही अपनी मैजिक रेसिस्टेंट शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। इसकी वजह से इस पेट्रिफिकेशन रे का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पर क्वांगफेंग को भी सही सलामत देख के ये आई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाती है व्हाट, यहाँ पर एक शील्ड है। तभी हमें इस आई के पीछे लगी चेन्स को दिखाते हैं जिनके अंदर से काफी जोरदार ऑरा सा बहने लगता है। ये करंट की तरह इन चेन्स के अंदर से फ्लो होता हुआ सीधा इस आई के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से इस आई को काफी खौफनाक दर्द होने लगता है। चारों तरफ उसकी चीखें गूंजने लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि क्वांगफेंग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और बस इसी अटैक से ये मॉन्स्टर मारा जाएगा। ये सीन देख के विलियम स्काउट काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है और वो रोते रोते बिग आइस करके इसका नाम पुकारने लगता है। वो तुरंत अपने आप को संभालता है और खड़े होते हुए लड़खड़ाते हुए सीधा उसी आई की तरफ भागने लगता है जो बिल्कुल ही करंट की वजह से किसी तरह की जले हुई सी स्मेल दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बस अपनी आखिरी सांसें ही भर रही है। विलियम स्काउट भागते भागते चिल्लाता है कि नहीं बिग आइस, तुम्हें अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। थीफ सेंट रोते रोते जाता है और सीधा इस बिग आइस के जले जलाए टेंटिकल्स को जकड़ते हुए फूट फूट के रोने लगता है। पीछे से क्वांगफेंग कहता है हे विलियम, इस डंजन में 2 एपिक लेवल के एनपीसीज अपीयर हो गए हैं, जरा समझाओगे कि ये कैसे हुआ? ये सुन के विलियम सिसकियां भरते हुए बताता है कि एरिस्ट्रॉल मेरा दोस्त है। वो अपने पास्ट को याद करते हुए बताता
बताता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि ये कितने सालों पहले की बात है, जब मैं एक छोटा सा चोर हुआ करता था। तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी और हम दोस्त बन गए थे। उसके पास बेपनाह नॉलेज थी और वो देख सकती थी कि कीमती खजाने कहाँ छुपे हुए हैं, और मेरे पास थी कमाल की चोरी करने की स्किल्स, इतनी जबरदस्त कि मैं हर खजाने तक अपने हाथ पहुंचा सकता था। तो इसीलिए हम साथ मिलकर ही ट्रेवलिंग करने लगे, जिस दौरान हमने काउंटलेस खजाने हासिल किए और मैं बस एक छोटे से थीफ से एक मास्टर थीफ बन गया। फिर एक दिन इसने स्पिरिट सिटी डंजन के अंदर एक ट्रेजर को डिस्कवर किया। ये एक पियरलेस आर्टिफैक्ट था जिसके अंदर से काफी ज्यादा सफेद रोशनी चमक रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो अब अरिस्टोले की फीलिंग के साथ हम दोनों ही उस नायाब खजाने को ढूंढने चल पड़े। इसके लिए हम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर उस खजाने को ढूंढते ढूंढते हम उस डंजन के अंदर घूमने लगे और कुछ समय में ही हमें एक खाली रूम मिला जहाँ पर एक चेस्ट रखी हुई थी। इसे गार्ड करने के लिए कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई भी ट्रैप नहीं था और हम आसानी से इस चेस्ट तक पहुंच गए। ये देखने से ही काफी नायाब और कीमती लग रही थी। फिर मैंने एरिस्टोले से बोला, बिग आइस, ये तुमने ढूंढा है तो जाओ इसे खोलो। जिसपे एरिस्टोले भी काफी एक्साइटेड होते हुए ओके कहती है। फिर एरिस्टोले अपने टेंटिकल से इस चेस्ट को ओपन करने लगती है। चेस्ट के अंदर से काफी जोरदार रोशनी निकलती है। ये चमक एक पल के लिए इन दोनों को ही अंधा कर देती है। इससे ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, पर अचानक से उस चेस्ट के अंदर से काफी ज्यादा शाइनिंग गोल्डन चेन्स निकलने लगती हैं। ये चेन्स बाहर निकलते ही सीधा बिग आइस की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बिग आइस इससे बचने के लिए कुछ रिएक्ट कर पाता है उससे पहले ही सारी गोल्डन चेन्स सीधा इसी के अंदर छेद करने लगती हैं। खून निकलता जाता है, चीखें गूंजती जाती हैं। एक एनर्जी एक्सप्लोजन के साथ विलियम 10 कदम दूर खिसकता हुआ जाता है। हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर एक बेसिक ट्रैप छुपा होगा। इस वजह से इसके अंदर अरिस्टोले आसानी से सील हो गया और इस सील को तोड़ के आजाद होने के लिए इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम लगेगी। तो इसे बचाने के लिए मैं यहीं रहकर कंटिन्यूअसली लाइफ स्पैम कलेक्ट करने लगा। फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई और अभी उसने मुझे बचाने के लिए फोर्सफुली अपनी स्किल को अनलीज किया, जिसकी वजह से सील ने बैकलेस पेनल्टी को ट्रिगर कर दिया और अब वो मौत के करीब आ चुकी है। और अब आपके अंडर सरेंडर करने के बाद तो मैं डेफिनेटली और ज्यादा लाइफ स्पैम जमा नहीं कर पाऊंगा। फिर वो थोड़ी सिसकियां भरते हुए कहता है कि अब फाइनली फेयरवेल का दिन आ चुका है मेरी दोस्त, गुड बाय। और बस वो रोते रोते यही कहता जाता है। दूसरी तरफ क्विंगफेंग को दिखाते हैं जो अपनी जजमेंट स्वॉर्ड निकालता है और सीधा इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ इस बेचारे को कुछ नहीं पता और वो बहुत जोर से उससे रोते रोते चिल्लाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं बचा पाऊंगा। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उसे हाइप करना। हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करो, क्योंकि अभी व्यूज काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं और अपने चैनल की रीच गिरती जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। चलो अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।